ठीक है, तो आप पिछली क्लासेस जो हो गई हैं उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी, आप उसको बाद में देख लीजिएगा। अभी फिलहाल आपने आज ज्वाइन किया है तो ये हमारी चौथी क्लास है, बाकी 3 क्लास आप छोड़ चुके हैं, तो वो आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख लीजिए। इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो चैट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं या अगली क्लास में आप पूछ सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था कि जो भी आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में जिन्होंने अभी तक फिलर फॉर्म को ज्वाइन नहीं किया है, उनको आप मेरा रेफरल कोड रिफर कर सकते हैं, और ये रेफरल कोड फिलर फॉर्म के ऑल कोर्सेज पे अप्लीकेबल है। तो ना सिर्फ सोशोलॉजी बल्कि अगर कोई पेपर 1 भी लेना चाहता है या पेपर 2 के कोई भी कोर्स लेना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है। हमारे यहाँ जो पेपर 2 के कोर्सेज हैं वो लगभग 14 कोर्स हैं, 14 सब्जेक्ट के पेपर 2 के कोर्स हैं। इस बार हम लोगों ने योगा और मैनेजमेंट का भी कोर्स ऐड किया है। तो जो भी अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव में आप उनको ये रेफरल कोड भी दे सकते हैं, जिनसे उनको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और चूंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है दिसंबर 2024 की एग्जाम के लिए, तो हम लोग बहुत ही फास्ट चलेंगे। और दूसरा ये है कि हम लोग, हो सकता है कि इनकेस अगर 2 क्लासेस की भी नीड होती है तो वो भी हम लोग करेंगे, लेकिन हमारा पूरा फोकस ये होगा कि ज़्यादा कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आपको कैसे दिया जाए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे सॉल्व कराया जाए। ठीक, तो हमारी डेली क्लासेस जो होंगी वो 8 बजे होंगी। इन केस अगर 8 बजे क्लास नहीं होती है तो आपको अनाउंसमेंट के जरिए अनाउंस कर दिया जाएगा कि हमारी क्लास 8 बजे के अलावा कोई और टाइम है। लेकिन ये टेम्पररी होगा, जो भी टाइम चेंज होगा, परमानेंट हमारा टाइम यही होगा 8 बजे। ठीक, तो आप लोग इन केस अगर कभी ऐसा होता है कि आपके मोबाइल के नेटवर्क की वजह से या हमारे ही कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आपके पास लिंक नहीं पहुंचता है या मैसेज नहीं पहुंचता है, तो आप एक बार जो है आप इसको 8 बजे आके ऐप खोल के देख लीजिए क्लास हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आपको मैसेज नहीं मिलता है, लिंक नहीं मिलता है, तो ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है देवती, क्या बोल रहे हैं? आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आपने चैट बॉक्स पे भी मैसेज किया था, ये पढ़ नहीं है, क्या मतलब है इसका? थोड़ा सा इसको आ, सही तरीके से बताइए, क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक, तभी मैं उसका आंसर कर सकता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैक्स वेबर के किए हैं। आज हम लोग देखते हैं रिलीजन के बारे में, मैक्स वेबर का कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है और रिलीजन के बारे में उनका क्या मतलब आइडियोलॉजी है, वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं। सो रिलीजन, सबसे पहला है रिलीजन क्या है? स्टडीज 6 रिलीजन। मैक्स वेबर ने 6 रिलीजन की स्टडी किया है। ही हैज स्टडीज 6 रिलीजन। अच्छा, पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ आज अपलोड हो जाएगी। कल मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पाई, लेकिन आज क्लास के 1 घंटे के बाद कंफर्म है कि पीडीएफ आपकी अपलोड होगी। उसके बाद डेली क्लास खत्म होने के 1 घंटे के बाद पीडीएफ अपलोड हो जाया करेगी। तो ये 2 दिन के लिए जो भी लेट हो रहा है उसके लिए, लेट होने के लिए, इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी, तो वो पीडीएफ आपकी अपलोड आज हो जाएगी क्लास के 1 घंटे बाद, उसकी टेंशन नहीं। हाँ, किसी भी क्लास की नहीं अपलोड हुई है, वो सारी क्लास की आज 4 क्लास हो जाएगी, चारों पीडीएफ आज अपलोड हो जाएगी क्लास के 1 घंटे बाद ही। ठीक, बाकी डेली क्लास की पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। और यही बेस्ट है कि आपको डेली क्लास की पीडीएफ अपलोड हो, डेली आप उसको पढ़ के दूसरे दिन आके क्वेश्चन जो भी उसके रिलेटेड है कर सकते हैं। ठीक, So he has studied 6 रिलीजन। उन्होंने 6 वर्ल्ड रिलीजन की स्टडी किया है, ठीक, जिसमें आता है हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, टाओइज्म एंड कन्फ्यूशियनिज्म, जुडाइज्म। ठीक, ये सारे रिलीजन की स्टडी किया है मैक्स वेबर। 6 धर्म का अध्ययन किया है, 6 बड़े धर्मों का अध्ययन किया है मैक्स वेबर ने, जिसमें आता है हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, ताओवाद, कन्फ्यूशियनिज्म, यहूदी धर्म। ठीक, तो इन सब धर्मों की स्टडी किया है, आपको ये याद रखना चाहिए ठीक कि कौन कौन से धर्म की स्टडी किया है। रिलीजन लीड इकोनॉमी, इनका मेन जो आइडियोलॉजी थी, हम लोगों ने अभी कार्ल मार्क्स को नहीं पढ़ा है,
तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे कार्ल मार्क्स को समझा दूं आपको, उसके बाद ये चीजें आपको समझ में आए। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो इकोनॉमी है, ठीक, जो इकोनॉमी है उनको वो बेस स्ट्रक्चर मानते हैं। बेस स्ट्रक्चर यानी कि जो प्रौद्योगिकी है उसको सबसे बेसिक स्ट्रक्चर मानते हैं, सबसे बुनियादी ढांचा मानते हैं, और कहते हैं कि इस इकोनॉमिक के बेसिस पर बाकी इंस्टीट्यूशन होते हैं, बाकी स्ट्रक्चर होते हैं सोसाइटी में, चाहे वो रिलीजन हो, पॉलिटी हो, या कोई भी चीज हो। सोसाइटी में जो भी चीजें होती हैं वो इकोनॉमी के बेस पे ही होती है। यहाँ पे मैक्स वेबर डिफर करते हैं कार्ल मार्क्स से, ठीक, कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये कहते हैं कि इकोनॉमी लीड रिलीजन, लेकिन मैक्स वेबर कहते हैं रिलीजन आल्सो लीड इकोनॉमी, यानी कि रिलीजन भी कभी कभी इकोनॉमी को लीड करता है। इन्होंने इसकी स्टडी भी की है प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में, कि किस तरह से जो प्रोटेस्टेंट की एथिक्स थी उसकी वजह से कैपिटलिज्म बहुत तेजी से बढ़ा, और उनके बीच में कैपिटलिज्म का एक अलग मीनिंग था, एक अलग अपने रिलीजन के बेस पे ही वो कैपिटलिज्म को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि उनके रिलीजन ने उनको मजबूर किया कैपिटलिज्म को बढ़ाने का, ठीक। तो रिलीजन लीड इकोनॉमी, धर्म प्रधान अर्थव्यवस्था, ये कहते हैं कि धर्म की वजह से ही अर्थव्यवस्था, धर्म जो है अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, ठीक। जबकि कार्ल मार्क्स का कहना है कि अर्थव्यवस्था के हिसाब से बाकी सारे संरचनाएं होती हैं समाज में, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो कोई भी अदर एस्पेक्ट। लेकिन यहाँ पे मैक्स वेबर डिफर करते हैं उनसे, थोड़ा सा अलग एक पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि धर्म की वजह से ही कभी कभी अर्थव्यवस्था डिसाइड की जाती है किसी भी समाज में, जिसमें इन्होंने स्टडी किया था प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो यहाँ पे हम दो तीन चीजें समझ सकते हैं। एक ये है कि उन्होंने 6 रिलीजन की स्टडी की, 6 मेजर रिलीजन की स्टडी की। कई बार एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन इससे भी पूछा गया है कि वो 6 जो रिलीजन की उन्होंने स्टडी की थी वो कौन कौन से, और दूसरा रिलीजन लीड इकोनॉमी, ठीक, धर्म प्रधान अर्थव्यवस्था। हिंदुइज्म अदर और आउटर वर्ल्डली एसेटिसिज्म, हिंदुइज्म को उन्होंने कहा कि ये अदर वर्ल्डली या आउटर वर्ल्डली एसेटिसिज्म, ठीक। रिलीजन में ऐसा नहीं है कि सारे रिलीजन जो है इस बात को प्रमोट करते हैं कि कैपिटलिज्म को हमें बढ़ावा देना चाहिए। उसमें कुछ रिलीजन हैं जो बढ़ावा देते हैं कैपिटलिज्म को, ठीक। तो उन्होंने कहा कि 2 तरह के रिलीजन होते हैं, एक इनर वर्ल्डली एसेटिसिज्म वाले रिलीजन होते हैं, एक आउटर वर्ल्डली एसेटिसिज्म वाले रिलीजन होते हैं। तो एक तो उन्होंने हिंदुइज्म की बात की, तो हिंदुइज्म में इन्होंने कहा कि ये आउटर वर्ल्डली एसेटिसिज्म को मानने वाले हैं, ठीक, यानी कि इस दुनिया के बाद की दुनिया के बारे में मानने वाले हैं, जैसे कि पुनर्जन्म वगैरह का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ होता है। तो ये बोलते हैं कि यहाँ पे जैसा आप करेंगे अगले जन्म में वैसा आप उस पाप का बदला या उस चीज का बदला, उस कर्म का बदला आपको अगले जन्म में मिलेगा। तो यानी कि ये इस वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी और वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, दूसरे धर्म की बात कर रहे हैं, दूसरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को एक मतलब स्टेबल नहीं मानते हैं, ठीक। ये कभी ना कभी ऐसा होगा कि ये खत्म हो जाएगी और फिर एक दूसरी तरीके से एक नया जन्म होगा लोगों का, ठीक। तो इसीलिए ये ज्यादातर रिलीजन इनका जो कहता है वो ज्यादातर पैसे कमाने पे फोकस नहीं करते हैं, बल्कि ज्यादातर कर्म पे फोकस करते हैं, कर्मा जिसको कहते हैं, कर्म पे ज्यादातर फोकस करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जैसा हम यहाँ पे कर्म करेंगे दूसरे वर्ल्ड में हमको, चाहे वो दूसरे जन्म की बात कर लें आप, चाहे स्वर्ग और नर्क की बात कर लें, इन सब चीजों में भी होता है। तो ये इनका बिलीफ जो है ये अलग चीज है। हिंदू धर्म अन्न या बाहरी सांसारिक तपस्या को ध्यान में रखता है, यानी कि ये मानता है कि ये संसार जो है एक टाइम पे खत्म होगा और जो भी हमारे कर्म होंगे वो बाद में हमको दिखेंगे, ठीक। तो हमें ज्यादातर पैसा कमाने पे फोकस नहीं करना चाहिए। जबकि वहीं पे जो उल्टा है, एक आप क्रिश्चियनिटी या कैल्विनिज्म को देखेंगे, वो इनर वर्ल्डली एसेटिज्म को मानने वाले हैं। इनर वर्ल्डली एसेटिज्म को मानने वाले का मतलब ये होता है कि ये मानते हैं कि जो भी हमारे डीड्स होंगे, जो भी हमारी गुड डीड्स होंगी या बैड डीड्स होंगी, उसका जो असर होगा वो इसी दुनिया में दिखेगा,
कि हम अगर अच्छे हैं, अच्छे कर्म करेंगे तो इसी दुनिया में हमको उसका असर नजर आएगा। कि ईसाई धर्म या कैल्विनवाद का ये आंतरिक सांसारिक तपस्या पे बिलीव करते हैं और ये कहते हैं कि हमने जो भी कर्म किया है, जिस भी तरह के हमारे कर्म काज हैं, वो इसी दुनिया में हमको नजर आएगा। तो ये एक तरह का बिलीफ था इनका, प्रोटेस्टेंट इथिक्स का एक तरह से। प्रोटेस्टेंट इथिक्स क्या थी? ये मानते थे कि जो अच्छा होगा गॉड दुनिया में ही शो कर देंगे कि वो अच्छा होगा। कैसे शो करेंगे? उसके पास वेल्थ होगी, उसके पास ज्यादा से ज्यादा वेल्थ होगी, ये मानना था उनका कि गॉड के अकॉर्डिंग जो अच्छा होगा उनके पास वेल्थ होगी ज्यादा, ठीक, और जो अच्छा नहीं होगा उनके पास वेल्थ कम होगी। गुड डीड्स। तो अपने आप को गॉड के प्रति अच्छा बताने के लिए ये ज्यादा से ज्यादा वेल्थ कमाने की कोशिश करते हैं, ठीक, ये ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। हालांकि उस पैसे से ये अपने लग्जरी के लिए काम नहीं करते, बल्कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का सिर्फ इनका मकसद यही है कि हम ये प्रूफ हो जाए कि हम जो है गॉड के प्रति अच्छे हैं, गॉड के पास जो है गॉड के अकॉर्डिंग हम बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमारे पास इतना पैसा। तो ये माना जा रहा है कि जिसके पास पैसा नहीं है वो गॉड के अकॉर्डिंग अच्छा नहीं है, ठीक, और जिसके पास पैसा है वो गॉड के अकॉर्डिंग अच्छा है। तो अपने आप को अच्छा प्रूफ करने के लिए, ठीक, अपने आप को अच्छा प्रूफ करने के लिए ये ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाते हैं, ठीक। जबकि अगर हिंदुइज्म की बात करें तो हिंदुइज्म में ऐसा नहीं है कि जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो उसको ये माना जाएगा कि उसके कर्म अच्छे हैं, या मतलब उसको गॉड ने एक गिफ्ट दिया है, या मतलब गॉड ने उसको अच्छा माना है। ऐसा कुछ हिंदुइज्म में नहीं। हिंदुइज्म में बस ये है कि आपके कर्म अगर अच्छे हैं, अगर पैसे नहीं है, तब भी जो है आप अच्छे माने जाएंगे गॉड के, ठीक। लेकिन इनका चूंकि ये मानना, तो वो क्या करेंगे, हिंदुइज्म क्या करेंगे, अपने आप को अच्छा प्रूव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा तपस्या करेंगे, पूजा पाठ ज्यादा से ज्यादा करेंगे अपने आप को अच्छा मानने के लिए, क्योंकि उनका रिलीजन वही बात करता है। जबकि क्रिश्चियनिटी और कैल्विनिज्म कहता है कि ये वेल्थ के बेसिस पे, अगर आपके पास ज्यादा वेल्थ है तो यानी कि गॉड के प्रति आप अच्छे हैं, और अगर आपके पास ज्यादा वेल्थ, ज्यादा पैसा नहीं है तो गॉड के प्रति आप बुरे हैं। तो अपने आप को अच्छा प्रूव करने के लिए, तो मेन बात ये कि पैसा कमाने का इनका मकसद ये नहीं था। क्या टॉपिक के बाद क्वेश्चन करना, थोड़ा साफ क्वेश्चन लिखा करिए, जब भी लिखिए थोड़ा समझ में आए क्या बोलना चाहे। टॉपिक जब भी कंप्लीट हो जाए तो क्वेश्चन कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ वो नहीं है, बीच में भी कर सकते हैं। मुझे जब लगेगा कि मैं इस क्वेश्चन का अब आंसर कर दूं तो मैं कर दूंगा, क्योंकि आप बोलते तो है नहीं, मैसेज कर देते हैं, तो मैसेज करके थोड़ा सा इंतजार करिए, मुझे जब एक टाइम लगेगा कि हाँ इस टाइम मैं इसका आंसर कर सकता हूँ तो कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया, पैसा वो अपने लग्जरी के लिए, अपने आराम के लिए नहीं कमाते थे, सिर्फ अपने आप को प्रूफ करने के लिए कमाते थे। ये चीजें समझ में आ गई प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में। देखते हैं क्या है प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। प्रोटेस्टेंट नैतिकता और पूंजीवाद का स्वप्न। टाइम इज मनी, मनी बिगेट्स मनी। तो इनका मानना ये था कि टाइम जो है वो मनी है, यानी कि जितने कम टाइम में जितना ज्यादा पैसा हम लोग कमा सकते हैं उतना कमाना चाहिए, टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि टाइम ही मनी है, टाइम ही पैसा है। मनी बिगेट्स मनी, और पैसे से ही पैसा बनता है, ठीक, और पैसे से ही पैसा बनता है, जितना पैसा है उससे और पैसा बनाना है, ठीक। समय ही पैसा है, समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि समय ही पैसा होता है और पैसे से ही पैसा बनता है। अगर आपके पास पैसा है तभी पैसा ज्यादा से ज्यादा बनेगा, ठीक। दे बिलीव इन प्रीडेस्टिनेशन, ये प्रीडेस्टिनेशन पे बिलीव करते हैं। प्रीडेस्टिनेशन यही मतलब होता है प्रीडेस्टिनेशन का, वो पूर्व निर्धारण में विश्वास करते हैं। ये विश्वास करते हैं कि हम लोगों की जो डेस्टिनेशन है वो पहले से डिसाइड हो चुकी है, कि हम नरक में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे, हेल में जाएंगे या हेवन में जाएंगे, ये पहले से डिसाइड हो चुका है, ये इनका बिलीव है, ठीक। अब उस बिलीव को ये था, उसका प्रूफ कैसे मिलेगा, ठीक, कि कौन, क्योंकि पहले से सारी चीजें डिसाइड होंगी, तो इसका प्रूफ कैसे मिलेगा कि कौन हेवन में जाएगा और कौन हेल में जाएगा, ठीक। तो इसका प्रूफ जो है इन लोगों ने अपनी एक मीनिंग निकाली कि जिसके पास वेल्थ होगा वो प्रूफ है कि वो आगे जब उसकी डेथ होगी तो वो हेवन में जाएगा, और जिसके पास वेल्थ नहीं है ये प्रूफ है कि वो उसकी डेस्टिनेशन जो है वो हेल।
ठीक, तो ये एक प्रीडेस्टिनेशन था जिसको ये लोग बिलीव करते हैं। कर्मा वर्मा पे इतना बिलीव नहीं करते हैं कि मतलब आपके जैसे कर्म होंगे वैसे आपकी डेस्टिनेशन होगी, ऐसा इनका नहीं मानना होता है जैसे हिंदुइज्म या इस्लाम में माना जाता है। मनी प्रोडक्शन इज एन एंड इन सेल्फ, ये मानते हैं कि मनी प्रोडक्शन जो है वही एंड है अपने आप में, वही एंड है अपने आप में। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये नहीं होता है कि पैसा कमा के आप लग्जरियस लाइफ जिए या अच्छा से अच्छा खाना खाएं, अच्छा से अच्छा कपड़ा पहने, ऐसा उनका मकसद नहीं होता था। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का मकसद होता था और कुछ नहीं होता। ठीक, मुद्रा उत्पादन अपने आप में एक अंत है। तो इनका मानना यह था कि हमने पैसा कमा लिया वही अंत है, बाकी उसका खर्च कहाँ करना है, अपनी लाइफ पे ज्यादा से ज्यादा खर्च करना है, अच्छे कपड़े पहनना है, अच्छे घर बनवाने हैं, अच्छी गाड़ियां खरीदना है, इन सब का कोई मतलब नहीं था। बस ये था कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना। ठीक, नेक्स्ट आता है थ्योडेसी। थ्योडेसी क्या है? विंडिकेशन ऑफ गॉड। इट इज, थ्योडेसी मतलब होता है विंडिकेशन ऑफ गॉड, ईश्वर की प्रतिज्ञा जिसको कहते हैं। ठीक, विंडिकेशन ऑफ गॉड, ईश्वर की प्रतिज्ञा। इट इज टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाई अ गुड गॉड परमिट द मैनिफेस्टेशन ऑफ इविल। ठीक, ये एक क्वेश्चन का आंसर है। एक थ्योडेसी जो है एक क्वेश्चन का आंसर है कि क्यों गॉड, अगर किसी ने गलती की है, किसी ने कोई गुनाह किया है, कोई पाप किया है, तो उसका पश्चाताप करने की परमिशन गॉड क्यों देता है। ठीक, यही है थ्योडेसी। थस रिजॉल्विंग द इशू ऑफ प्रॉब्लम ऑफ इविल। ठीक, इससे क्या होता है, जो इविल की प्रॉब्लम है उसका इशू रिजॉल्व हो जा रहा है। अगर किसी से पाप हो गए तो उसका एक सॉल्वेशन का तरीका, एक पश्चाताप का तरीका बता दिया गया थ्योडेसी ने, जिससे क्या है इविल की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अगर ऐसा ना हो तो एक आदमी से अगर एक बार पाप हो गया तो वो उसी टेंशन में हमेशा रहेगा और ये हो जाएगा कि मतलब इस पाप की तो सजा उसको मिलनी ही मिलनी हर हालत में। ठीक, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे रिलीजन में ऐसा होता है कि उसका पश्चाताप करने के लिए या उसके सॉल्वेशन के लिए एक तरीका बताया गया है, तो उसी को कहा जाता है थ्योडेसी और विंडिकेशन ऑफ गॉड। ठीक, ईश्वर की प्रतिज्ञा। ये इस सवाल का जवाब देने के लिए एक अच्छा ये सवाल का जवाब देने के लिए है थ्योडेसी या ईश्वर की प्रतिज्ञा कि एक अच्छा भगवान जो होता है वो बुराई की अभिव्यक्ति की अनुमति क्यों देता है। ठीक, यानी कि बुराई का पश्चाताप करने के लिए, बुराई की को बताने के लिए, उससे बचने की अनुमति क्यों देता है। इस प्रकार बुराई की समस्या का समाधान करता है। ठीक, आपसे कोई पाप हो गया, आपसे कोई बुराई हो गई, उसका पश्चाताप करने की का समाधान आपको मिल जाता है। उसके बहुत सारे तरीके मिलते हैं, हर रिलीजन के अलग अलग तरीके होते हैं कि किस तरह से आप इसका पश्चाताप कर सकते हैं या किस तरह से आप उसके बारे में उससे बच सकते हैं। ठीक, सोटेरियोलॉजी वेज ऑफ सॉल्वेशन अब ये बताता है कि किस किस तरीके से, सोटेरियोलॉजी मतलब होता है वेज ऑफ सॉल्वेशन, किस किस तरीके से आप पश्चाताप कर सकते हैं, सॉल्वेशन कर सकते हैं, मोक्ष के कौन कौन से तरीके हैं। ठीक, पाप आपसे हो गया तो उससे मोक्ष के तरीके कौन कौन से, या आपके हर रिलीजन में बताया जाता है, अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक, किस तरह से उसका उससे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, तो ये सोटेरियोलॉजी है। थ्योडेसी बस उस क्वेश्चन का आंसर कर रहा है कि एक अच्छा गार्ड जो है आपको मोक्ष की परमिशन क्यों देता है, सॉल्वेशन की परमिशन क्यों देता है। सोटेरियोलॉजी वेज ऑफ सॉल्वेशन है, तरीका बताता है। ठीक, सोटेरियोलॉजी में तरीका बताया जाता है कि कौन कौन से तरीके में आप ये पश्चाताप कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम आता है फॉर्चून एंड मिस फॉर्चून एनालिसिस। ये मैक्स वेबर ने ही किया है, फॉर्चून और मिस फॉर्चून एनालिसिस। इसमें उन्होंने क्या बात की, दो तरह की आइडियोलॉजी के बारे में इन्होंने इसमें बात की है, फॉर्चून और मिस फॉर्चून एनालिसिस में। पहली क्या है, theodicies of misfortune tend to the belief that wealth and other manifestation of privilege are indication or sign of evil। इनका जो मिस फॉर्चून की थ्योडेसी है, एक थ्योडेसी ऑफ मिस फॉर्चून जो है वो ये मानती है कि अगर आपके पास पैसा है, ठीक, आप प्रिविलेज्ड हैं, ठीक, आपके पास पैसा है, वेल्थ है और प्रिविलेज्ड हैं, आप किसी भी समाज में प्रिविलेज्ड हैं, सोसाइटी में प्रिविलेज्ड हैं, तो ये इंडिकेशन है
आर साइन है इविल, ये मिस फॉर्चून का मानना है। ठीक, फॉर्चून का थोड़ा उल्टा होता है। ठीक, एक मिनट फिर से मैं समझा दूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर थ्योरिसीज ऑफ मिस फॉर्चून का ये मानना है कि अगर किसी के पास वेल्थ है, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा है और वो समाज में बहुत प्रिविलेज पोजीशन पे है, तो ये साइन है, ये इंडिकेशन है उस साइन का कि आप पापी हैं। यानी कि इनका ये थ्योरिसी ऑफ मिस फॉर्चून का ये मानना है कि जिनके पास पैसा ज्यादा होगा, जो बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड होगा सोसाइटी में, ठीक, वो ये माना जाएगा कि वो गॉड के प्रति जो है वो पापी, ठीक, वो इविल। दुर्भाग्य के सिद्धांत इस विश्वास की ओर प्रवृत्ति होते हैं कि धन और विशेषाधिकार की अन्य अभिव्यक्तियां संकेत या बुराई के संकेत। ठीक, तो ये मानती है, दुर्भाग्य के सिद्धांत है, दुर्भाग्य का विश्लेषण है, यानी कि दुर्भाग्य के आप थ्योरेसी का क्या था इसमें मीनिंग हिंदी में, प्रतिज्ञा। ठीक, दुर्भाग्य की जो प्रतिज्ञा है वो इस बात का विश्वास रखती है कि अगर आपके पास धन है और आपके पास समाज में विशेष अधिकार है तो ये संकेत है कि आप बुरे हैं। ठीक, यानी कि इनका मानना है कि जिनके पास पैसा है वो बुरा होता है। ठीक, ये मिस फॉर्चून का मानना है, दुर्भाग्य का मानना है। जबकि उसका फॉर्चून का ये भी वेल्थ से ही रिलेटेड है। इन कंट्रास्ट थ्योरीज ऑफ फॉर्चून emphasize the notion that privilege are a blessing and are deserved। ठीक, उसके उल्टा जो फॉर्चून थ्योरी है वो ये मानती है कि जिनके पास पैसा है, जो प्रिविलेज है, वो ये माना जाता है कि गॉड की ब्लेसिंग उनको मिली है और वो डिजर्व करते हैं उस ब्लेसिंग को, तभी उनको मिला है, यानी कि अच्छा माना जाता है उसमें। ठीक, तो फॉर्चून और मिसफॉर्चून में यही फर्क है। फॉर्चून ये मानता है कि आपके पास पैसा है, प्रिविलेज है आप, तो इसका मतलब कि आप गॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत अच्छे हैं, आप डिजर्व करते थे इन सारी चीजों को और ये गॉड ने आपको ब्लेसिंग दी। ठीक, जबकि मिस फॉर्चून का ये मानना है कि अगर आपके पास पैसा है, आप सोसाइटी में प्रिविलेज है, तो इसका मतलब आप पापी हैं, आप जो है इविल। ठीक, इसके विपरीत भाग्य के सिद्धांत इस धारणा पर जोर देते हैं कि विशेषाधिकार एक आशीर्वाद है और आप इसके योग्य हैं। ठीक, तो जो दुर्भाग्य का सिद्धांत है वो ये मानता है कि आपके पास पैसा है, आपके पास विशेष अधिकार है समाज में, तो इसका मतलब आप पापी हैं। ठीक, और भाग्य का सिद्धांत ये मानता है कि अगर आपके पास विशेष अधिकार है किसी समाज में, आपके पास पैसा है, तो ये भगवान का आशीर्वाद है और आप इसके योग्य थे, इसलिए आपको ये आशीर्वाद मिला। तो ये है फॉर्चून और मिसफॉर्चून एनालिसिस अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी। स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी के बारे में मैक्स वेबर क्या बात करते हैं? समाज का स्तरीकरण के बारे में मैक्स वेबर क्या बात करते हैं, ये देखते हैं हम लोग। तो क्या है, वेबर इंट्रोड्यूस 3 इंडिपेंडेंट फैक्टर दैट फॉर्म हिज थ्योरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन हायरार्की। ये कहते हैं वेबर ने 3 फैक्टर बताए हैं अपनी हायरार्की की, जो स्ट्रेटिफिकेशन, समाज के स्ट्रेटिफिकेशन के 3 फैक्टर बताए हैं, ये समझिए। ठीक, वेबर इंट्रोड्यूस 3 इंडिपेंडेंट फैक्टर दैट फॉर्म हिज थ्योरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन हायरार्की, यानी कि जो उन्होंने हायरार्की की थ्योरी दी उसके 3 फैक्टर बताए हैं वेबर। ठीक, वेबर ने 3 स्वतंत्र कारकों का परिचय दिया है जो उनके स्तरीकरण पदानुक्रम के सिद्धांत पर निर्माण करते हैं। ठीक, वो कौन कौन से 3 है? पहला है क्लास, यानी कि एक तरीका जो स्ट्रेटिफिकेशन का होता है समाज में वो क्लास है। क्लास के बेस पे स्ट्रेटिफिकेशन होता है, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास। ठीक, वर्ग, समाज में व्यक्ति की आर्थिक स्थिति। क्लास इज पर्सन्स इकोनॉमिक पोजीशन इन अ सोसाइटी, यानी कि एक सोसाइटी में एक आदमी की इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, उस बेस पे उसकी क्लास डिसाइड की जाती है और क्लास बेस पे भी स्ट्रेटिफिकेशन समाज में होता है। वर्ग जो है समाज में व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को बताता है, यानी कि उसकी आर्थिक स्थिति अगर बहुत अच्छी है तो अपर क्लास में आएगा, उससे थोड़ा लो है तो मिडिल क्लास में हो जाएगा, मध्य वर्ग में आ जाएगा, मध्यम वर्ग में, और उससे कम है तो निचले वर्ग में आ जाएगा, निम्न वर्ग में आ जाएगा। ठीक, एक तो क्लास के बेसिस पे स्ट्रेटिफिकेशन होता है समाज में, वर्ग के बेसिस पे समाज में स्ट्रेटिफिकेशन होता है, स्तरीकरण होता है। दूसरा है स्टेटस के बेस पे। स्टेटस के बेस पे क्या होता है? स्टेटस इज अ पर्सन प्रेस्टीज, सोशल ऑनर और पॉपुलरिटी इन अ सोसाइटी। एक आदमी को सोशल ऑनर कितना मिलता है समाज में उसकी प्रेस्टीज कैसी है, कितना पॉपुलर है वो सोसाइटी में, ये उसका स्टेटस डिसाइड करता है। और इस बेसिस पे भी लोग जो है
इस बेसिस पे समाज में स्ट्रेटिफिकेशन सोसाइटी में किया जाता है। स्थिति के बेसिस पे एक आदमी की स्थिति कैसी है, उसकी प्रतिष्ठा क्या है, समाज में उसको सम्मान कितना मिल रहा है, कितना लोकप्रियता है उसकी, ठीक, वो उसकी स्थिति डिसाइड करती है। और स्थिति के बेसिस पे भी समाज में राष्ट्रीयकरण होता है। ठीक, तो एक आदमी के पास हो सकता है पैसा ना हो, लेकिन वो समाज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, बहुत ज़्यादा लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा ऑनर मिलता हो, जैसे गांधी जी। ठीक, गांधी जी के पास बहुत ज़्यादा पैसा तो था नहीं, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है, लेकिन समाज में एक अच्छी इज्जत उनको मिलती है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। ठीक, तो स्टेटस के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि वो अपर स्टेटस वाले होते हैं, ठीक, हाई स्टेटस वाले होते हैं। नेक्स्ट आता है पावर। पावर इज अ पर्सन्स एबिलिटी टू गेट हिज विश डिस्पाइट द रेजिस्टेंस ऑफ अदर। यानी कि पावर एक ऐसी एबिलिटी है कि दूसरे ना चाहें तब भी आप अपना पावर का इस्तेमाल करके जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक, शक्ति एक व्यक्ति की दूसरों के प्रतिरोध के बावजूद अपना रास्ता पाने की क्षमता है। यानी कि शक्ति एक ऐसी चीज है कि दूसरे अगर उसका विरोध भी करें तो भी आप अपना पावर का इस्तेमाल करके जो चीज आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर आपके पास पावर, तो पैसा ना हो, इज्जत ना हो, लेकिन पावर। तो बहुत सारी ऐसी पोस्टिंग होती है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, जिन पोस्ट पे ना ही पैसा होता है, ना ही लोग उसकी इज्जत करते हैं। सामने तो करते हैं क्योंकि उसके पास पावर है, लेकिन बैक में जाके गाली देते हैं। ठीक, तो पैसा भी नहीं है, स्टेटस भी नहीं है, लेकिन पावर है उसके पास। पावर के बेसिस पे भी हम समाज में या सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन या स्तरीकरण करते हैं। ठीक, तो ये 3 तरीके बताए हैं, 3 फैक्टर बताए हैं जिसके बेसिस पे किसी भी सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। ठीक, कौन सा है? क्लास, स्टेटस एंड पावर, वर्क, स्थिति और शक्ति। इस बेसिस पे यहाँ पे होता है। क्लास को उन्होंने लाइफ चांसेस या लाइफ स्टाइल का, तो ये कीवर्ड है ये मैक्स वेबर का। कभी भी अगर आपकी क्वेश्चन में ये दिख जाए लाइफ स्टाइल या लाइफ चांस और नीचे क्लास का ऑप्शन है, तो उस पर टिक करें। ठीक, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि क्लास क्या है? लाइफ चांसेस या लाइफ स्टाइल, जीवन संभावना या जीवन शैली के रूप में वर्क को वो परिभाषित करते हैं कि वर्क क्या है? जीवन संभावना है या जीवन शैली। कास्ट को उन्होंने स्टेटस ग्रुप बताया था। मैक्स वेबर ने कास्ट को कहा था कि ये क्या है? स्टेटस ग्रुप। ठीक, जाति को एक स्थिति समूह बताया था मैक्स वेबर ने। क्योंकि हम देखते हैं कि अपर कास्ट के जो लोग होते हैं उनको इज्जत बहुत मिलती है, कि हमारे समाज की यही सच्चाई है। ठीक, तो इज्जत बहुत मिलती है अगर कोई अपर कास्ट का है, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो, उससे मतलब नहीं। तो इसीलिए मैक्स वेबर ने कास्ट को भी स्टेटस ग्रुप बताया, जाति को एक स्थिति समूह बताया। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ क्लास के बारे में। मैक्स वेबर ने क्या बात की है? कितने टाइप्स के क्लास के बारे में बात की है, वर्ग के कितने प्रकार दिए हैं मैक्स वेबर ने। तो पहला आता है उनका द प्रोपर्टाइड क्लास, यानी कि जिनके पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ओनर्स को उन्होंने प्रोपर्टाइड क्लास कहा। ठीक, प्रोपर्टाइड क्लास, प्रॉपर्टी ओनर जो होते हैं। संपत्ति वर्ग, संपत्ति के जो मालिक होते हैं उनको उन्होंने संपत्ति वर्ग कहा है। दूसरा है द नॉन प्रॉपर्टाइड क्लास, यानी कि जिनके पास संपत्ति नहीं है, जैसे प्रोफेशनल्स, एग्जाम्पल है डॉक्टर, लॉयर्स, इंजीनियर्स। तो इनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो ये नॉन प्रॉपर्टाइड क्लास है। जज है, अकाउंटेंट है, कंसल्टेंट्स है, ये सारे लोग नॉन प्रॉपर्टाइड क्लास में आते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। गैर संपत्ति वर्ग, पेशेवर, उदाहरण के लिए डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, जज, अकाउंटेंट, सलाहकार, ये सारे लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं होती है, इनको एक सैलरी बेस पे रखा जाता है। ठीक, तो ये गैर संपत्ति वर्ग में आते हैं। दो हो गए, एक प्रॉपर्टाइड क्लास, एक नॉन प्रॉपर्टाइड क्लास, संपत्ति वर्ग और गैर संपत्ति वर्ग। एक तो ये हो गया टाइप्स ऑफ क्लास में, प्रोपर्टाइड एंड नॉन प्रोपर्टाइड। दूसरा है टाइप ऑफ क्लास में प्रोपर्टाइड या अपर क्लास, प्रोपर्टाइड को ही उन्होंने अपर क्लास कहा।
संपत्ति उच्च वर्ग। प्रोपर्टाइट क्लास क्या है, पूरा हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी क्लास में क्या है। ठीक, तो अपर क्लास यानी कि प्रोपर्टाइट क्लास, संपत्ति वर्ग या उच्च वर्ग, संपत्तिवान उच्च वर्ग। They were the upper class people who had an immense amount of property. ये upper class people होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होती है, which was their way of collecting revenue from tenants. वो क्या है, वो उनका तरीका होता था, उससे अपनी प्रॉपर्टी से ही वो किराएदारों से मतलब जो भी उनके बटाईदार वगैरह होते थे उनसे वो रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, किराया इकट्ठा करते थे। ठीक, वो मतलब ये कहने का मतलब है कि वो अपनी प्रॉपर्टी से ही कमाते थे। तो उनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होती थी, उसी प्रॉपर्टी से वो कमाते थे, चाहे किराया देकर चाहे कुछ भी कर। ठीक, वो उच्च वर्ग के लोग थे जिनके पास अपार संपत्ति थी। ठीक, ऐसे उच्च वर्ग के लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति होती है और उसी संपत्ति से वो अपनी कमाई करते हैं, जैसे कि वो किराएदारों से राजस्व इकट्ठा करते हैं। ठीक, राजस्व इकट्ठा करने का एक तरीका है उनकी प्रॉपर्टी, तो ये अपर क्लास में ये लोग करते हैं। दूसरा है द पेटी बार्जोइज। पेटी बार्जोइज किसको कहा है, मैक्स वेबर ने। एग्जांपल है शॉपकीपर, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। शॉपकीपर होते हैं, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ये मतलब बिजनेस क्लास में ही है, इनकी भी प्रॉपर्टी होती है लेकिन बहुत बड़े लेवल पे नहीं होती। एक निम्न पूंजी वर्ग, उदाहरण के लिए दुकानदार, स्वतंत्र ठेकेदार। तो दुकानदार भी मतलब उसके पास दुकान की तो ओनरशिप है ही है, ठीक, प्रॉपर्टी तो है ही। ठीक, तो ये किस पे आ जाएंगे, पेटी बार्जोइज में आ जाएंगे। दुकानदार या स्वतंत्र ठेकेदार जो है निम्न पूंजी वर्ग में आ जाते हैं। दूसरा है मैनुअल लेबर क्लास। सबसे निचली क्लास जो होती है वो मैनुअल लेबर क्लास होती है, जिसको हम लोग वर्किंग क्लास भी कहते हैं। एग्जाम्पल है फैक्ट्री वर्कर, क्लीनर्स, डिलीवरी ड्राइवर्स, रिटेल असिस्टेंट्स। ये सारे लोग जो है वर्किंग क्लास में आते हैं, मैनुअल लेबर क्लास में आते हैं। श्रमिक वर्ग, उदाहरण के लिए फैक्ट्री कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, डिलीवरी ड्राइवर, खुदरा सहायक, ये सारे लोग सबसे निम्न वर्ग में आते हैं, जिसको हम लोग श्रमिक वर्ग भी कहते हैं, वर्किंग क्लास भी कहते हैं, मैनुअल लेबर भी कहते हैं। क्लास इज इक्वल टू मार्केट सिचुएशन। इन्होंने क्लास को लाइफ चांस भी कहा है, लाइफ स्टाइल भी कहा है, और क्लास को डिफाइन करते वक्त इन्होंने कहा है कि क्लास जो है मार्केट सिचुएशन की इक्वल है, यानी कि मार्केट में आपकी सिचुएशन क्या है वो आपकी क्लास को डिफाइन करता है। वर्ग बाजार की स्थिति के बराबर होता है, यानी कि आपकी बाजार में स्थिति कैसी है वो आपके वर्ग को डिसाइड करती है। इट इज डिटरमाइंड बाय हु ओन फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। क्लास कैसे डिटरमाइन होती है कि किनके पास फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है, उसी के बेसिस पे क्लास को डिटरमाइन किया जाता है। ये इस बात से निर्धारित होता है कि उत्पादन की ताकत किसके पास है। ये इस बात को निर्धारित करता है कि उत्पादन की ताकत किसके पास है। तो वर्ग बाजार की स्थिति के बराबर होता है और ये इस बात को निर्धारित करता है कि उत्पादन की ताकत किसके पास है। ठीक, यानी कि उत्पादन की ताकत जिसके पास होगी वो अपर क्लास में आ जाएगा, जिसके पास नहीं होगी वो लोअर क्लास में आ जाएगा, निम्न वर्ग में आ जाएगा। जिनके पास होगी वो उच्च वर्ग में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है रूटनाइजेशन ऑफ करिश्मा। हमने करिश्मेटिक अथॉरिटी के बारे में पढ़ा है। आप लोग भी जानते हैं कि एक करिश्मेटिक अथॉरिटी होती है जिसके पास एबिलिटी होती है लोगों को अपने अंडर करने की, अपने साथ लेने की। ठीक, एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है जिसको हम लोग करिश्मा कहते हैं। ठीक, तो रूटनाइजेशन ऑफ करिश्मा का मतलब क्या होता है, पहले मैं ऐसे ही समझा दूं, उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे कि क्या लिखा हुआ है। ठीक, तो क्योंकि एक करिश्मेटिक लीडर होता है, रूटनाइजेशन ऑफ करिश्मा इसी लेवल पर। करिश्मेटिक लीडर एक होता है, ठीक, वो करिश्मेटिक लीडर की जब डेथ हो जाती है तो या तो ये जो करिश्मा होता है वो खत्म हो जाता है पूरी तरीके से, या वो ट्रेडिशन बन जाता है। ठीक, या तो खत्म हो जाएगा, या ट्रेडिशन बन जाएगा, या एक रेशनल लीगल तरीके से उसको डिफाइन किया जाता है, लॉ बन जाता है एक तरह से कह दीजिए आप। ठीक, तो उसके नियम है वो बाद में जाके लॉ बन जाएंगे या ट्रेडिशन बन जाएंगे, यानी कि जो करिश्मेटिक अथॉरिटी है वो रेशनल लीगल अथॉरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी या ट्रेडिशनल अथॉरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी को रूटनाइजेशन ऑफ करिश्मा कहा जाता है। ठीक,
तो अब देख लेते हैं लिखा क्या है इसमें। विद द डेथ ऑफ द करिश्मेटिक लीडर, यानी कि जब करिश्मेटिक लीडर की डेथ हो जाती है, फॉलोअर ईदर अबंडन द मोमेंट, यानी कि या तो फॉलोअर जो है उस मोमेंट को खत्म कर देते हैं जो उस करिश्मेटिक लीडर ने शुरू किया था, और इट बिकेम मोर ट्रेडिशनल, या ये ज्यादा ट्रेडिशनल बन जाता है, एंड इवेंचुअली इवन लीगल रेशनल, और बाद में जाके ये कभी कभी लीगल रेशनल भी बन जाता है। ठीक, करिश्माई नेता की मृत्यु के साथ अनुयायियों ने या तो आंदोलन को छोड़ देते हैं, यानी कि अनुयायी या तो आंदोलन को छोड़ देते हैं, ठीक, या अधिक पारंपरिक और अंततः कानूनी तर्कसंगत भी हो जाता है। ठीक, या तो जो उसका करिश्माई नेता है उसकी बातें या तो पारंपरिक हो जाती हैं, पारंपरिक तरीके से लोग उसको देखने लगते हैं, या वो कानूनी तर्कसंगत बन जाता है। ठीक, इसी को कहा जाता है रूटनाइजेशन ऑफ करिश्मा, या करिश्मा का नियमितीकरण। ठीक, नेक्स्ट आता है इलेक्टिव अफिनिटी। इलेक्टिव अफिनिटी का भी कॉन्सेप्ट दिया है मैक्स वेबर ने, चुनावी अलगाव का भी कॉन्सेप्ट दिया है मैक्स वेबर ने। इसका क्या मतलब होता है? ठीक, तो ये अच्छा, इसका मतलब दिया नहीं इसमें, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। वैसे जनरली इससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, मैं कल इसको डिफाइन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, इलेक्टिव अफिनिटी एक कॉन्सेप्ट है जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इलेक्टिव अफिनिटी का कॉन्सेप्ट किसका है, मैक्स वेबर का है, लेकिन मैं कल इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर दूंगा। वैसे पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी डिफाइन कर दूंगा। इन्होंने एक बात कही थी कि ट्राइब इज लूजिंग टेरिटोरियल इट्स टेरिटोरियल सिग्निफिकेंस, यहाँ पे इट्स होगा। इन्होंने कहा है कि ट्राइबल जो होते हैं अपनी टेरिटोरियल सिग्निफिकेंस को खो रहे हैं, यानी कि टेरिटोरियल सिग्निफिकेंस यानी कि इनका जंगलों में रहना, एक अलग थलग रहना, ये सारी चीजें होती थी, लेकिन अब वो चीजें खत्म हो रही हैं। यही कहने का मकसद था मैक्स वेबर कि ट्राइब जो है अपनी टेरिटोरियल सिग्निफिकेंस को खत्म कर रहे हैं। ठीक, जनजाति अपने क्षेत्रीय महत्व को खो रहे हैं। इसका इलेक्टिव अफिनिटी से लेना देना नहीं है। इलेक्टिव अफिनिटी एक अलग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा बोल्ड हो गया, ये गलत हो गया इसमें, ठीक है। तो ये मैं सही करके अपलोड कर दूंगा, और दूसरी इलेक्टिव अफिनिटी के डेफिनेशन जो इसमें अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट जो उन्होंने बात की थी कि ट्राइब जो है अपनी टेरिटोरियल सिग्निफिकेंस को खो रहे हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हु सेड दैट ट्राइब इज लूजिंग इट्स टेरिटोरियल सिग्निफिकेंस, सो इट इज मैक्स वेबर हु सेड दैट ट्राइब इज लूजिंग इट्स टेरिटोरियल सिग्निफिकेंस। जनजाति अपनी क्षेत्रीय महत्व को खो रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है लेजिटिमेसी, वैधता। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर that a political regime is legitimate means that its participants have certain beliefs or faith, यानी कि अगर एक पॉलिटिकल रिजीम है तो उसको लेजिटिमेट हम कब कहेंगे, जब उसके जो पार्टिसिपेंट हैं वो उनके पास कुछ बिलीफ हो, कुछ फेस हो, कुछ फेथ हो, तभी इसको हम लोग लेजिटिमेट कहेंगे। ये वर्ड है जर्मन में, क्योंकि मैक्स वेबर जर्मनी से थे। इज रिगार्डेड, ठीक, तो इन रिगार्ड टू, यानी कि उसके रिगार्ड में उनके पास कुछ बिलीफ हो, कुछ फेथ हो, तो वो चीज, वो पॉलिटिकल रिजीम लेजिटिमेट कहलाएगी, वरना वो लेजिटिमेट नहीं कहलाएगी। वेबर के अनुसार एक राजनीतिक व्यवस्था के वैध होने का अर्थ है, यानी कि एक राजनीतिक व्यवस्था है उसको वैध हम तभी मानेंगे जब उनके जो प्रतिभागी हैं या अनुयायी हैं, उनके मानने वाले जो हैं, वो उसके संबंध में कुछ निश्चित मान्यताएं रखते हो, निश्चित विश्वास रखते हैं, ठीक, तभी उसको वैध माना जाएगा, वरना उसको वैध नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है स्टेटस सिंबल। स्टेटस सिंबल का भी कॉन्सेप्ट दिया था, स्थिति पहचान, स्थिति संकेत इसको कहते हैं हिंदी में, स्थिति संकेत। इसका क्या मतलब होता है? Max Weber coined the term status symbol to describe the relationship between the goods that people buy as per their social status. आप जब भी सामान मार्केट से खरीदने जाते हैं तो आपका अपना जैसा सोशल स्टेटस होता है वैसा आप सामान खरीदते हैं, ठीक। जैसे कि एक आदमी का अगर स्टेटस बहुत हाई है
तो आपको एक लोकल मार्केट में सामान खरीदता हुआ नहीं दिखेगा, वो मॉल वगैरह में सामान खरीदता हुआ दिखेगा या कोई भी ब्रांडेड शॉप में जो है वो सामान खरीदता हुआ दिखेगा। ठीक, तो यही है स्टेटस सिंबल का, यही मतलब है कि लोग जो भी सामान खरीदते हैं वो अपने स्टेटस के हिसाब से ही खरीदते हैं, समाज में उसका स्टेटस कैसा है उसके हिसाब से ही खरीदते हैं। ठीक, मैक्स वेबर ने स्टेटस सिंबल शब्द गढ़ा है जो लोगों द्वारा उनकी सामाजिक स्थिति के अनुसार खरीदे जाने वाले सामानों के बीच संबंध का वर्णन करता है। यानी कि लोग जो है अपनी स्थिति, समाज में उसकी स्थिति कैसी है उसके हिसाब से सामान को खरीदते हैं। कि बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर कोई आदमी का बहुत अच्छा स्टेटस है और वो बहुत ही मतलब लोकल कंपनी के मोबाइल यूज कर रहा है तो आपको एक अजीब लगता है उसको देखकर, ठीक, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका जैसा स्टेटस हो वैसा ही वो सामान खरीदे, तो लोग ऐसा करते भी हैं। ठीक, लोग ऐसा करते भी हैं। तो यही मानना है मैक्स वेबर का भी, जिसको उन्होंने टर्म दिया स्टेटस सिंबल का। यानी कि आप एक अपना जो भी चीजें होती हैं, आपके कपड़े से नजर आता है आपका स्टेटस क्या होगा, एक सिंबल बना हुआ है। आपके जो भी यूजेबल आइटम्स होते हैं उससे नजर आता है कि आपका स्टेटस क्या है। ठीक, नेक्स्ट टर्म आता है आयरन केज ऑफ रेशनैलिटी, जिसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया कि तर्क संगतता का लॉ ऑफ पिजरा जो भी कॉन्सेप्ट है मैक्स वेबर। इंक्रीज रेशनलाइजेशन, जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा रेशनलाइजेशन बढ़ जाए तो उसी को उन्होंने आयरन केज ऑफ रेशनैलिटी कहा है कि एक पिजरा बन गया है, उसी में लोग बैठ के काम कर रहे हैं। ठीक, एक तरह से आप कह सकते हैं रेशनलाइजेशन का क्रिटिसिज्म, इंक्रीज रेशनलाइजेशन इनहेरेंट इन सोशल लाइफ। आपकी सोशल लाइफ में बहुत ज्यादा रेशनलाइजेशन बढ़ जाए, हर चीज को आप रेशनल लेवल पे देखने लगे, तो इसी को आयरन केज ऑफ रेशनलिटी कहा जाता है। पार्टिकुलरली इन वेस्टर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ये ज्यादातर कहाँ पे बढ़ गए, वेस्टर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी में बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक, विशेष रूप से पश्चिमी पूंजीवाद समाज में सामाजिक जीवन में निहित तर्कसंगतता में वृद्धि। ये कहते हैं कि अगर सामाजिक जीवन में बहुत ज्यादा तर्कसंगतता बढ़ जाए तो उसी को तर्कसंगतता का लॉ पिजरा कहा जाता है, और ये ज्यादातर आपको पश्चिमी पूंजीवादी समाज में देखा जा सकता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है डिसइंचेंटमेंट, मोह भंग। डिसइंचेंटमेंट यानी कि मोह भंग, ये क्या होता है? इन सोशल साइंस डिसइंचेंटमेंट इज द कल्चरल रेशनलाइजेशन एंड डिवेल्युएशन ऑफ रिलीजन। जब आप जो है रिलीजन को रेशनलाइजेशन करते हैं, रिलीजन का कल्चरल रेशनलाइजेशन करते हैं और रिलीजन की वैल्यू कम होने लगे, तो उसी को कहा जाता है डिसइंचेंटमेंट। यानी कि हम रिलीजन की वैल्यू कम देने लगे, जैसे हमारे समाज में आजकल हो रहा है। वेस्टर्न समाज में भी ये होता है, रिलीजन को एक अलग पार्ट मानते हैं और बाकी हम लोग एक रेशनलाइज्ड लाइफ जीने लगते हैं। रिलीजन एक अपना पर्सनल मैटर है, बाकी हम आम समाज में वो चीज है। तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, रिलीजन की वैल्यू को कम कर रहे हैं, डिवैल्यूएशन कर रहे हैं रिलीजन का। ठीक, तो आप अगर बहुत ज्यादा डिवैल्यूएशन करते हैं रिलीजन का, एक प्रोसेस है, इसको हम लोग डिसइंचेंटमेंट कहते हैं। अपैरेंट इन मॉडर्न सोसाइटी, ये ज्यादातर कहाँ पे देखा जा सकता है? मॉडर्न सोसाइटी में देखा जा सकता है। द टर्म वाज बोरोड फ्रॉम फ्रेडरिक शिलर बाय मैक्स वेबर। ये टर्म जो है डिसइंचेंटमेंट का ओरिजिनली मैक्स वेबर का नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये टर्म ओरिजिनली किसका है? ये मैक्स वेबर ने उनसे लिया था, ठीक, लेकिन ओरिजिनली ये जो डिसइंचेंटमेंट का टर्म है ये फ्रेडरिक शिलर के द्वारा दिया गया था। सामाजिक विज्ञान में मोह भंग आधुनिक समाज में स्पष्ट सांस्कृतिक युक्तिकरण और धर्म का अवमूल्यन, यानी कि जब धर्म का मूल कम होने लगे आपके सामाजिक जीवन में, ठीक, और आप जो है सामाजिक जीवन में सांस्कृतिक युक्तिकरण करने लगे, ठीक, स्पष्ट सांस्कृतिक युक्तिकरण करने लगे और धर्म की वैल्यू कम करने लगे, धर्म का मूल्य कम समझने लगे, तो इसी को मोह भंग कहा जाता है। ये जो शब्द है ये सबसे पहले फ्रेडरिक शिलर ने दिया था, उससे ही मैक्स वेबर ने लिया, ठीक, उसके बाद मैक्स वेबर ने ये टर्म यूज किया है। ठीक, नेक्स्ट आता है बुक्स कौन कौन सी हैं मैक्स वेबर की। ठीक, तो बुक्स से भी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, तो ईयर आपको याद होना चाहिए।
तो बुक पहले पढ़ लेते हैं कौन कौन सी है। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जो इनकी 1904 और 1905 में पब्लिश हुई थी। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1915 में पब्लिश हुई थी। द रिलीजन ऑफ इंडिया, द सोसाइटी ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म 1916 में। एंशिएंट जुडाइज्म 1917 में पब्लिश हुई थी। साइंस एजुकेशन 1917, पॉलिटिक्स एजुकेशन 1919, इकोनॉमी एंड society 1921, the city 1921, the three type of legitimate rule 1922। ईयर आपको याद रखना है। अब इसको याद कैसे रखना है, अगर क्रोनोलॉजी आपसे पूछी जाती है तो मैंने इसकी एक निमोनिक बनाई है, ट्रिपल टी एच पेट टी, यानी कि टी फॉर तीतर। आप याद रखिए, तीतर एक चिड़िया का नाम होता है। तो तीन तीतर को पालतू तीतर के तौर पे रखा गया। तो ट्रिपल टी एश पेट टी, पेट मीन्स होता है पालतू। तो ट्रिपल टी, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। दूसरा है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है द रिलीजन ऑफ इंडिया। एज एंशिएंट जुडाइज्म, एस साइंस एजुकेशन, पी पॉलिटिक्स एजुकेशन, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, और डबल टी का मतलब क्या है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, द सिटी, द थ्री टाइप ऑफ लेजिटिमेट फूड। ठीक, समझ में आ गया। ट्रिपल टी एज पेट टी, ट्रिपल टी एज पेट टी। ठीक, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, the theory of social and economic organization, the religion of India, the theory of social and economic organization, the religion of India, ancient Judaism, science education, politics education, economy and society, the city, the three type of legitimate food। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, अगर आपको ईयर नहीं याद करना है तो। इस वजह से ईयर याद कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो एक थिंकर की क्रोनोलॉजी नहीं पूछी जा रही, बल्कि कई थिंकर दे दिए जाते हैं और उससे पूछा जाता है कि इनकी क्रोनोलॉजी बताइए। एटलीस्ट आपको ईयर याद होना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ मैक्स वेबर की ही क्रोनोलॉजी पूछा जाता है तो आपको बगैर ईयर याद किए आप ये चीज़ याद रख सकते हैं, जिससे आप आंसर कर सकते हैं। ये बहुत हेल्प करता है आपको एग्जाम में। ठीक, क्योंकि ईयर याद आना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद हो सकती है कि तीन तीतर को पालतू तीतर के तौर पे रखा गया। ठीक, तो ट्रिपल टी एच पेट टी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप 5 मिनट में कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो फास्ट क्वेश्चन करिए। ठीक, कोई भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, कोर्स से रिलेटेड हो, या जो आज हम लोगों ने पढ़ा, या आज से पहले जो क्लासेस हुई हैं, 3 क्लासेस हुई हैं, उससे रिलेटेड भी कोई भी क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्वेश्चन यू कैन आस्क। फास्ट पूछिए। रानू, आपका क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया। आपने कहा टॉपिक के बाद क्वेश्चन करना है, तो हम लोग टॉपिक के बाद ही क्वेश्चन करेंगे। हर वीक में एक क्वेश्चन डे रखेंगे हम लोग, जनरली सैटरडे को रखेंगे, जिसमें हम लोग जितनी भी टॉपिक हमारी हो चुकी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और कोई क्वेश्चन है आप लोग का तो कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।